नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। नागौर पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ मंगलवार को कुचामन सिटी दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने शहर में गाइडलाइंस की पालना के लिए पुलिस की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी ली। एसपी श्वेता ने कुचामन थाने से प्रमुख बाजारों तक पैदल भ्रमण भी किया। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की भी अपील की। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों से क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा उन्होंने की। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मोटाराम बेनीवाल और कुचामन थानाधिकारी रामवीर जाखड़ भी उनके साथ उपस्थित रहे। मांगरोल उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर ने ज्योतिबा फुले सामुदायिक भवन में पार्षदों की बैठक ली। इसमें कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 जून से आर्थिक गतिविधियों में छूट दी है। ऐसे में इस छूट का अनुचित लाभ नहीं लेना है। गाइडलाइन की पालना करने में जरा भी लापरवाही बरती तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया तो वहीं कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान भी किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से लोगों को बचने के लिए सलाह दी। साथ ही गाइडलाइंस की पालने की भी उनकी अपील की गई। उन्होंने कहा कि केसेस पहले से कम हुए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बिजली पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। सम्मान करने का एक सिलसिला और मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत के हर उप स्वास्थ्य केंद्र तक, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायतों में, पुलिस थानों में जाकर के कोरोना के योद्धाओं का, कोरोना में जो काम करने वाले अग्रणी लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके आम जन की सेवा में लगे हुए हैं, उनका सम्मान करने का सिलसिला पिछले 15 दिनों से चल रहा है। आज भी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव में जाकर के ग्रामवासियों से फीडबैक लेकर के गाँव की समस्याओं के बारे में जानकारी लेना और मूल रूप से कोरोना की एडवाइजरी का सब लोग पालन करें, इस उद्देश्य के साथ मेरा ये अभियान चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि कोरोना को हम निश्चित रूप से हम हराएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खाजूवाला तथा पुगल में जनसंवाद किया। इस मौके पर सरपंच तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जनसंवाद के दौरान प्रशासन की उपस्थिति में कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। साथ ही कोविड-19 को लेकर भी प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। साथ ही में करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पर चिकित्सालयों में घूमकर जनता को गुमराह करने व धौलपुर जिले के बीजेपी वालों को फोटो खिंचवाने का शौक होने का आरोप लगाया है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने बताया कि जब कोरोना महामारी चरम पर थी और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ थी, मरीजों के परिजन परेशान थे, उस दौरान बीजेपी के नेता ने कहा था कि सब ठीक है। उस वक्त वो लोग कहाँ थे? उस समय ना जिले के पदाधिकारी दिखे, ना पूर्व विधायक दिखे और ना ही माननीय सांसद तो दिल्ली में छिपकर बैठे थे। जब पूरे जिले सहित प्रदेश कोरोना समाप्ति की ओर है, बहुत कम संख्या में मरीज निकल रहे हैं, उस समय लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, चिकित्सालयों में निरीक्षण के नाम पर फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है कि कौन काम करता है और कौन नाम के लिए आया है। बीजेपी ने सब अध्यक्ष बाड़ी के अंदर बनाए रखे हैं। चाहे आप जिलाध्यक्ष बीजेपी का ले लो, युवा का ले लो, माइनॉरिटी का ले लो, एसटी का ले लो, जितने भी वो कर सकते हैं वो बाड़ी के अंदर उन्होंने दिया है। पर जिनकी जिम्मेदारी क्या थी कि एक भी आज तक कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गया, सिर्फ कोरोना समाप्त हो गया
अब जाएगा ना, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गए हैं, जब मात्र एक मरीज है पिछले 10 दिन से। अब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए गए हैं, कभी इन्होंने हॉस्पिटल के लिए एक पैसा नहीं दिया, कभी जिनकी सरकार रही, कभी हॉस्पिटल में जिन्होंने एक बेड नहीं बनाया। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य आशा मीणा मलारना डूंगर के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने मलारना डूंगर सीएचसी सहित भाड़ोती, खिंडी तथा मलारना चौड़ पीएचसी पहुंचकर भी चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान आशा मीणा ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना किट उपलब्ध कराने के साथ ही चिकित्सा कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, साथ ही में ऑक्सीमीटर का भी वितरण किया। इस दौरान आशा मीणा ने पत्रकारों का भी हौसला बढ़ाया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल मंगलवार को पाली जिले के दौरे पर रही। यहां रोहट क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही बांगड़ अस्पताल का दौरा भी किया। इस दौरान बेनीवाल ने चिकित्सा व्यवस्थाओं के साथ शिशु वार्ड का भी जायजा लिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ कोरोना प्रबंधन की समीक्षा बैठक ली और साथ ही में जिले भर में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशुदीप सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उसकी क्या स्थिति है, कितनों को सरकारी लाभ प्राप्त हो चुका है और कितने अभी तक नहीं हो पाया और क्यों नहीं हो पाया, इन सब बातों को लेकर इसके बाद कलेक्टर सभागार में बैठक रखी है। और जो यहाँ पर और जैसे रोहित में भी दौरा था और रोहित में जिस तरह से बताया गया कि डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफगन की कमी है और काफ़ी सारे गाँव उसके अंतर्गत आते हैं, इन सब चीज़ों का जायजा लेकर कलेक्टर सभागार में बैठक रखी गई है। और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसी तरह बाल आयोग प्रत्येक जिले में जाकर, ढाणी में जाकर पता करेगा कि किस तरह से हम अपनी पूरी तैयारी कर सकें ताकि हमारे बच्चों का उपचार सही तरीके से हो जाए। मैडम, जिस तरह से चिकित्सक और वैज्ञानिक तीसरी लहर को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो बच्चों को लेकर काफ़ी चिंता है, इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने काफ़ी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना जिम्मेदारी है, उसी को लेकर मैं अपने जिलों के दौरों पे आई हूँ। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर रेणुका जयपाल ने बरावरदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही में वैक्सीनेशन सेंटर में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही चिकित्सा कर्मियों से वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी ली। बरावरदा सीएचसी में अब तक 20% ही वैक्सीनेशन हुआ है। इसको लेकर कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम साथ ही आशा सहयोगियों को लताड़ लगाई, तो वहीं राशन डीलर को निर्देश दिए वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को राशन दिया जाए। साथ ही जिला कलेक्टर ने ग्राम विकास अधिकारी को भी लताड़ लगाई और मनरेगा मजदूरों के वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए। कोविड पेशेंट्स भी ज़्यादा थे। यहाँ वैक्सीनेशन का जो है जिले के हिसाब से कम है परसेंटेज, इसलिए आज यहाँ बैठक रखी थी ताकि ये मोटिवेट हो सकें और गाँव वालों को पूरी टीम भावना से एकजुट होकर मोटिवेट करके वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ा सकें ताकि हम इस कोविड की लड़ाई को जीत सकें। और ये जो लोगों के मन में मिथ्या है कि ये इससे वैक्सीनेशन से कुछ खतरा है, वो गलत है। टॉक एसीबी ने देवली में बिजली निगम के जेईएन धर्मराज जैन और दलाल कालूराम को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये राशि जेईएन धर्मराज जैन ने फरियादी बीच का थावला निवासी नंदकिशोर से उसके पेट्रोल पंप पर लगे बिजली कनेक्शन की जबरन वीसीआर भरने की धमकी देकर वसूली थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एएसपी अहमद खान ने बताया कि थावला निवासी नंदकिशोर ने एसीबी को शिकायत की थी कि देवली में कार्यरत जेईएन धर्मराज जैन ने पेट्रोल पंप पर बिजली कनेक्शन की वीसीआर भरने की धमकी देकर 12,000 रुपए मांगे हैं, जिसके बाद जेईएन के दलाल कालूराम कहार के माध्यम से 8,000 रुपए में मामला तय हुआ। तो वही शिकायत का सत्यापन करवाकर एसीबी ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पर परिवादी हैं नंदकिशोर जैन, उन्होंने शिकायत की थी कि देवली में बीच का थावला पर उनका एसआर का पेट्रोल पंप है, जहां पर उनका वैध विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। जेईएन सेकंड देवली और उनका दलाल
झूठी वीसीआर भरने की धमकी दे करके उनसे 12,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर आज टोंक एसीबी कार्यालय द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाया गया। आरोपी दलाल, जिसका नाम कालू कहार है, जो कि जेईएन के साथ अनऑफिशियली अटैच रह करके काम करता था पिछले 4 साल से, और इस मामले में मुख्य आरोपी धर्मचंद जैन, इनको गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई और अनुसंधान कर। अलवर जिले में प्रशासन की ओर से लगातार झूलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एसडीएम योगेश कुमार के नेतृत्व में अकबरपुर और माचाड़ी गांव में झूलाछाप डॉक्टर और मेडिकल की 2 दुकानें सीज की गई। एसडीएम ने बताया कि अकबरपुर में बिना लाइसेंस संचालित 2 मेडिकल की दुकानों को सीज किया गया। इन दुकानों पर बिना फार्मासिस्ट की दवाई बेची जा रही थी। इसके अलावा माचाड़ी गांव में झूलाछाप डॉक्टर कृष्ण कुमार की दुकान को भी सीज किया गया। यहां बिना डिग्री और लाइसेंस के एलोपैथी दवाओं से मरीजों का इलाज किया जा रहा था। पहुंचे, हमें सूचना मिली माचाड़ी से, वहां पर कृष्ण कुमार नाम से कोई फर्जी डॉक्टर था। उस फर्जी डॉक्टर की हमने दस्तावेजों की जांच की, वो कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। इस पर हमने उस क्लिनिक को आगामी आदेश तक सीज कर दिया है और बीसीएमओ को निर्देशित किया है कि वो नोटिस जारी करके उससे उसके दस्तावेज मांगे, उनकी जांच करें और कोई दस्तावेज उस पर उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। तो वहीं जालौर के अहौर क्षेत्र के NH 325 हाईवे पर एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को लोगों ने राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसे रेफर किया गया। इधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अहौर मोर्शी में रखवाया गया। तो वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर में तेज आंधी तूफान ने गरीबों का आशियाना तहस नहस कर दिया। 6 ईए गांव में आंधी तूफान की वजह से कई दीवारें धाराशाही हो गई, तो बिजली के पोल भी टूटकर गिर गए, जिससे कई घंटों तक बिजली की सप्लाई बंद रही। इसके अलावा कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। हालांकि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। धौलपुर में बाड़ी सदर थाना इलाके के धन्नुकापुरा गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामूली से विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने हो गए। करीब आधे घंटे तक चले खूनी संघर्ष में महिला सरपंच सहित दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल इसमें हुए। झगड़े की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से आधा दर्जन लोगों की गंभीर हालत बताई जा रही है। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। सरपंच परिवार के राकेश कुमार ने उत्तम सिंह पर चुनावी रंजिश को लेकर आए दिन गांव में शराब पीकर झगड़ा करने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरे पक्ष के उत्तम सिंह ने राकेश कुमार से परिवार की महिला के अवैध संबंधों के आरोप लगाते हुए मारपीट के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं धौलपुर में कंचनपुर थाना क्षेत्र के घड़ी खिराना गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और गोली मार दी। युवक गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को पुलिस ने बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, किया गया। दरअसल एक ही परिवार के 2 पक्षों में बंटवारे को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था। रामस्वरूप कुशवाहा पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के मंगला कुशवाहा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, साथ ही में उसे गोली भी मार दी, जिसमें वो जख्मी हो गया। अब खबर बीकानेर के छतरगढ़ से है, जहां सतासर ग्राम पंचायत के 760 आरडी गांव में रहने वाले इकबाल के 6 संतान हैं, लेकिन 3 संतानों की आंखों की रोशनी 3 से 4 साल की उम्र में ही चली गई। हालांकि सरकार ने निःशक्त जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है, लेकिन इस गरीब परिवार को उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा। सरकारी सहायता के नाम पर उन्हें सिर्फ राशन की दुकान से गेहूं मिलता है। तो वहीं इस मामले में तहसीलदार का कहना है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर जो भी सरकारी सहायता मिलेगी उसमें सहयोग करेंगी। ₹28 में NFSA में इनको तुलवा देंगे
और इनको तीनों बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र और इनको पेंशन की सुविधा मिल जाएगी। और भी कोई सहायता होगी इनको मौका देख लेंगे, जाके एक बार इनसे पूछ लेंगे, फिर जरूरी दस्तावेज ले लेंगे और इनको जो भी सरकारी सहायता मिलने लायक हो सकती है वो सभी सहायता दिलवाएंगे। बानसूर के लापता आरपीएफ जवान का 38 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि गांव गड़ी खरकड़ी निवासी जवान माया राम गुर्जर की पद्मा नदी में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक जवान का शव नहीं मिल पाया। तो वहीं सैनिक मायाराम के परिजनों का कहना है कि आरपीएफ के अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिल पाया है। अधिकारियों ने तो फोन उठाना भी बंद कर दिया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सुरेश कुमार सैनी ने सैनिक के घर जाकर उनके परिवार के साथ बातचीत की। इस दौरान सैनिक के मां बाप फूट फूट कर रोने लगे। अलवर के बानसूर से आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाह रहे हैं जहां पर एक सैनिक बंगाल चुनाव में ड्यूटी पर तैनात था और जिसकी नदी में बह जाने से मौत हो गई थी। आज हम उसी के घर से उनके परिवारजनों से मिलने आए हैं। तो आइए हम जानते हैं उन परिवारजनों का क्या कहना है इस बारे में। ना ही तो अभी तक उनको उनकी डेड बॉडी मिली है, ना ही सैनिक का कोई सामान मिला है। तो आज हमारे साथ उनके चाचा जी हैं। हाँ जी, बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इस बारे में कहना चाह रहे हैं कि हमारे लड़के 24 अप्रैल को खत्म हुआ था। खत्म हुआ है, क्या हुआ ये हमें नहीं पता। पश्चिमी बंगाल, वो उन्होंने बताया पश्चिमी बंगाल ड्यूटी के ऊपर गए हुए हैं। वहाँ 25 तारीख को हमारा उससे बड़ा वाला बच्चा पहुँच गया। वो 11 दिन तक वहाँ रह लिया, लेकिन उन लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं दिया हमारे को। उसकी मौत कैसे हुई थी सैनिक? मौत वो लोग बताने के अनुसार वो बता रहे पानी में बह गया है। अब ये हमें नहीं पता क्या हुआ है। आपके पास इसकी कैसे मैसेज आया? इसका मैसेज उनके एक आदमी आया था और शोक संदेश लेके आया था हमारे पास, और 16 नंबर में उन लोगों ने कॉल किया था आपके पास, हमारे पास। तो अब आप क्या मांग करते हैं? अब हमारी ये मांग है कि हमारा जैसे अगर वो फोत भी हो गया, हमारा बच्चा फोत भी होगा पानी बह करके, तो उसकी नहीं तो हमें डेड बॉडी दी है, नहीं उसका कोई हमें सामान दिया है, नहीं उसके कोई पैसे टके जैसे तनख्वाह वगैरह कुछ भी, तो उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी, नहीं उसका कोई सामान दिया हमारे को। और अब तक आप किन किन से मिल चुके हैं इस मामले में? अब तक हम उनके हेड ऑफिस से फोन कर लिए, उनके कमांडेंट सीओ उनसे भी हमने बात कर ली, और नेताओं से हमने, जैसे हमारे पायलट साहब हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, और विधायक हैं जैसे विराट से इंद्राज गुजर, उनसे भी हमारी बात हुई है। हमारे स्थानीय विधायक शकुंतला जी से भी बात हुई थी। काल हम टीकाराम जूली जी से, इनसे भाकर साहब से, इनसे मिल के आए, कलेक्टर साहब से काल मिल के आए, ज्ञापन भी दे के आए। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने यह आश्वासन दिया कि हमारी तरफ से हम सरकार की तरफ से वहाँ लेटर भी लिख के भेजते हैं। उसका क्या जवाब आता है? ये सबसे बड़ी बात है कि 38 दिन होने के बाद भी सैनिक का शव या उसकी कोई सूचना अभी तक इनको परिजनों को नहीं मिली है। ये एक अपने आप में बहुत ही कमी महसूस कर रहे हैं। इनको ना तो अभी तक शहीद का दर्जा मिला है, केवल एक शोक संदेश लेटर के नाम पर इनको बताया गया है। सभी आला नेताओं से इन्होंने मुलाकात कर ली है, लेकिन आश्वासन के सिवाय इनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि एक सैनिक के सम्मान के लिए अगर सरकार ऐसे ही करती रही तो आगे का क्या हाल होगा। मेरे सहयोगी अमित यादव के साथ सुरेश कुमार, एवन टीवी बानसूर। टोंक जिले के दतवास थाने में 12 मई को हुई युवक की मौत का मामला अभी थमा नहीं है। पुलिस व पीड़ित परिवार के बीच लिखित समझौता होने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही आरोपी बनाया है, जिसके बाद मृतक के पुत्र ने निवाई पिपलू विधायक प्रशांत बैरवा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने उसके पिता को पकड़कर थाने में ले जाकर मारपीट की और मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसके ही परिवार को आरोपी सिद्ध करने में लगी हुई है, जिससे लोगों में पुलिस व प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है। ये पिछली बड़ी दुखद घटना हुई थी। पुलिस कस्टडी में जगसरा निवासी लक्ष्मण मीणा की, पप्पूलाल मीणा की डेथ हो गई थी। तो वो वाले प्रकरण में मेरे से आज सभी ग्रामीण और मीणा समाज के सभी प्रबुद्ध लोग मेरे से मिलने आए कि निर्दोषों को फंसाया नहीं जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसी संदर्भ में मैंने आज एसडीएम साहब और डिप्टी साहब को बुला के रखा हुआ था और वही निर्देश दिए कि भाई जो इनोसेंट हैं उनको गिरफ्तारी नहीं हो और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। हाँ, लगभग शर्तें मान तो रही है
उसमें लिखा था कि किसी भी निर्दोष परिवार वालों को परेशान नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे। अभी तक एक गिरफ्तारी भी नहीं करी है इन्होंने। मैं समझता हूँ ये वाला मैटर बहुत जल्द सॉर्ट होगा। माउंट आबू के देलवाड़ा क्षेत्र में जैन मंदिर के पास एक और दुधारू पशु सांप के काटने से काल का ग्रास बन गया। देलवाड़ा निवासी ज्योति सिंह ने बताया कि पशुओं के बाड़े में एक भैंस मृत अवस्था में मिली। उन्होंने इसकी सूचना पशु चिकित्सक अमित चौधरी को दी। पशु चिकित्सक अमित चौधरी ने मौके पर आकर उसका निरीक्षण किया तो भैंस के दाहिने पैर पर विषैले जीव के काटने के निशान मिले, जिससे भैंस की मौत हो गई। इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, तो जहां वर्षाकाल में कई दुधारू पशु सांप के काटने से काल का ग्रास बन रहे हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र के लोग अपने बाड़े को मरम्मत करने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन इको सेंसिटिव जोन में लागू बिल्डिंग बायलॉज के लिहाज से बिना पट्टे की जमीन पर उन्हें अपने बाड़े को रिपेयरिंग रेनोवेशन की अनुमति नहीं मिल पा रही। ऐसे में दुधारू पशु कभी हिंसक वन्य जीवों का ग्रास बन जाते हैं तो कभी रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जीवों की वजह से मर रहे हैं। चलिए गांव की दुनिया के आज के इस सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।